की अगली खबर पर भी हम आपके पास आएंगे। तो अवैध संपत्तियों के विरोध उत्तर प्रदेश में युद्ध जारी है और यूपी में वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है। यूपी में हजारों वक्फ संपत्तियों को नोटिस भेजा गया है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त ये बड़ी खबर है जो संपत्तियों से जुड़ी आ रही है। यूपी में वक्फ की संपत्तियों पर कार्रवाई तेज हुई है। 31,000 से ज्यादा संपत्तियों को नोटिस भेजा गया है। उम्मीद पोर्टल पर मिली विसंगतियों को गलत जानकारी देने के आरोप में उनके पंजीकरण रद्द करने पर सवाल है। गड़बड़ियों पर अधिकारियों ने जवाब मांगा है। रणवीर हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। चलते हैं एक बार फिर रणवीर के पास। वक्फ संपत्तियों पर अब शिकंजा कस रहा है रणवीर। देखिए, वक्फ को समझना ज़रूरी है। वक्फ यानी कि वो ज़मीनें, वो संपत्तियां जो कोई मुस्लिम व्यक्ति समाज के हित के लिए दान करता है। दो तरह की वक्फ संपत्तियां होती हैं, एक जो ट्रस्ट चलाता है और एक उस परिवार के लोग चलाते हैं समाज हित में। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की भी हैं और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की भी हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास 1,23,000 से ज़्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें कुछ छोटी भी हैं, कुछ बड़ी भी हैं। शिया समाज के पास जो वक्फ संपत्तियां हैं उनकी संख्या बहुत कम है, 3,000 के आसपास है, लेकिन वो बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं। सरकार चाहती थी कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उनका एक डेटा सरकार के पास हो। इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से उम्मीद पोर्टल जारी करके ये कहा गया कि जितने भी वक्फ चलाने वाले लोग हैं वो इसमें अपनी एंट्री करें, ताकि सरकार को पता रहे कि कौन सी ज़मीन वक्फ की है और कौन सी ज़मीन सरकारी है या किसी व्यक्ति या संस्था की है। और जब उम्मीद पोर्टल पे तारीख बीत गई तो उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख से ज़्यादा वक्फ संपत्तियों में 31,000 ऐसी संपत्तियां थीं जिनका डेटा गलत भरा गया था। अब ये डेटा गलत भरने की वजह से ये संपत्तियां गलत करार दी गई हैं या फिर ये अवैध तरीके से वक्फ संपत्ति बनाई गई हैं, यही पता करने के लिए एक फिर से टाइम दिया गया। और आज 5 जून वो आखिरी तारीख है जब वक्फ की संपत्तियों को लेकर के डेटा भरना होगा उम्मीद पोर्टल में, और जब नहीं भरा जाएगा तो सरकार उसको जब्त भी कर सकती है और इसको लेकर जल्दी ही एक बैठक भी होगी। बिल्कुल, आप नजर रखें, लेकिन हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली खबर भी आपके राज्य से है। हम आपके पास लौटेंगे। कुछ दिन पहले एनडीटीवी के सहयोगी रणवीर सिंह ने यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से बात की थी। उन्होंने एनडीटीवी पर कहा था कि गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कितनी ऐसी संपत्तियां जिस पर निरस्त किया गया? अब हम 6 तारीख को फाइनल बता पाएंगे। बता जा रही 31,000 से ज्यादा। 31,000 जो है उसमें कुछ तो वैध हैं और कुछ अवैध हैं, इस तरह का है। तो वो फाइनल हमको मिलेगा तभी जब 6 तारीख को हम आपको एक्यूरेट बताएंगे। जो नोटिस दिया गया है उसमें 6 तारीख तक जवाब। हाँ, 5 तारीख तक सबको जवाब मांगा गया है कि आप अपना संशोधन करा सकते हैं तो कराइए। और उनको बताया भी जा रहा है कि ये चीजें आपने गलती की है भरने में, इसको सुधार लीजिए। आप सुधार लेते हैं तो ठीक है, नहीं सुधारते हैं तो फिर 5 तारीख के बाद वो निरस्त हो जाएगा। तो वो स्थायी तौर पे तब निरस्त होगा। हाँ, अस्थायी तौर पर। तो वो जो संपत्ति है वो फिर सरकार अपना कब्जा सरकार की होगी, सरकार की होगी। इसको लेके बड़ा बवाल मच सकता है कि कोई बवाल नहीं है, कोई खोखेगा नहीं महाराज। और उत्तर प्रदेश की खबरें जारी हैं। गुटबाजी खत्म करने के लिए अखिलेश यादव का निर्देश आया है। टिकट मांगने वालों को संगठन का पद छोड़ना होगा। 2027 विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अभी से बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के चयन, सीटवार समीकरण से लेकर हर पहलू पर खुद अखिलेश यादव नजर रख रहे हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव ने साफ किया है कि अगर किसी नेता को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना है तो उसे टिकट मांगने से पहले अपने संगठनात्मक पद से इस्तीफा देना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य पार्टी के अंदर गुटबाजी को खत्म करना है। जिला अध्यक्ष या दूसरे पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर खुद को उम्मीदवार घोषित ना करें और संगठन का काम प्रभावित ना करें, इसलिए ये कदम उठाया गया है। तो 2027 के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तैयारी दुरुस्त होती दिख रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी टिकट मांगने वालों को अखिलेश यादव का सख्त निर्देश आया है। विधानसभा टिकट के लिए संगठन का पद, समाजवादी पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा है जिसे टिकट चाहिए उसे अपना पद छोड़ना होगा। जिला अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों पर यह नियम अब लागू होगा। पद का दुरुपयोग करने के लिए अखिलेश ने यह बड़ा फैसला लिया है। खुद को उम्मीदवार घोषित करने वालों को उन्होंने ये सख्त संदेश भी दिया है, यानी कि अगर आपको टिकट चाहिए तो आप संगठन में, अगर आपके पास पद है तो उसको छोड़िए
और अपनी उम्मीदवारी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो साबित करिए। रणवीर सिंह हमारे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, अखिलेश यादव का सख्त निर्देश और तैयारी पूरी है, और ऐसा ना हो कि पद का इस्तेमाल कर जो आप विनेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं पीछे छूट जाएं। तो ज़रूरी है, आप विनेबिलिटी एक बड़ी क्राइटेरिया होने वाली है समाजवादी पार्टी में अगर टिकट चाहिए आपको तो। देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी चुनाव लड़ता प्रत्याशी है और लड़ाता संगठन है। अखिलेश यादव 2024 में जिस तरह से गठबंधन में गए और गठबंधन के बाद उन्होंने बहुत चुन कर अपने प्रत्याशी रखे थे, और उसका नतीजा ये आया कि उत्तर प्रदेश के 80 में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती, कांग्रेस को भी 6 सीटें मिल गई और बीजेपी 33 पर सिमट गई। उसके सहयोगियों को 3 सीटें मिली थी। इस तरह से 80 सीटों में सपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब वही फॉर्मूला 2024 में के बाद 27 में भी अखिलेश यादव अख्तियार करना चाहते हैं, और इस बीच उन्होंने एक सर्वे कराया। उस सर्वे में हर विधानसभा सीट का जो डेटा है अखिलेश यादव के पास था, और जिलों का एक बैठक करके वो अपने जिलों के नेताओं से ये पूछ रहे थे कि कौन जीत सकता है, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, कास्ट इक्वेशन क्या है, धर्मों का इक्वेशन क्या है, और इसी में कुछ जिलाध्यक्ष और कुछ और पदाधिकारी चाहते थे कि वो भी चुनाव लड़े। अब अखिलेश यादव का कहना है कि अगर जिलाध्यक्ष या कोई बड़ा पदाधिकारी चुनाव लड़ता है तो फिर वो संगठन कैसे देखेगा और चुनाव लड़ाएगा कैसे। इसलिए शर्त ये है कि अगर आपको टिकट चाहिए तो पद छोड़िए, दावेदारी करिए, और अगर आप जीतने लायक उम्मीदवार होंगे तो आपको टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अब खबर के लिए आगे बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली अग्निकांड में आरोपी होटल मालिक को लेकर अब एक नया खुलासा आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फ्लरिश होटल के जो मालिक हैं लवकेश पर यह बड़ी जानकारी मिली है। लवकेश का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है। बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी पासपोर्ट वो देता था। लवकेश पहले भी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। भारतीय दस्तावेज बनवाने से जुड़े एक मामले में लवकेश को गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसा नहीं है लवकेश सिर्फ एक होटल का मालिक है, उसकी सांठगांठ रही है नकली दस्तावेज बनाकर भारतीय नागरिक साबित करना विदेशी नागरिकों को, और एक मामले में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी दस्तावेज वो बनवाता था और तब उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये पृष्ठभूमि है लवकेश की, जो मालवीय नगर होटल अग्निकांड हादसे का आरोपी है। उस होटल का मालिक है, फ्लरिश होटल का मालिक है। पुलिस की इस वक्त में गिरफ्त में है, और जैसे जैसे परतें खुल रही हैं ये जानकारी भी अब सामने आई है कि जो लवकेश है उसके खिलाफ और भी मामले थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। चलते हैं सीधे मुकेश के पास। मुकेश, लवकेश की पृष्ठभूमि अब धीरे धीरे सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस जैसे जैसे जांच कर रही है लवकेश के खिलाफ, जो उसका पूरा बैकग्राउंड है वो निकलकर सामने आ रहा है। एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि लवकेश 2025 जनवरी के महीने में गिरफ्तार किया गया था और करीब 15 दिन तिहाड़ जेल में रहा था। दरअसल ये मामला कुछ बांग्लादेशी नागरिक थे, उनके डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ था। जनवरी 2025 में दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज इलाके में छापेमारी की थी, और छापेमारी के दौरान 2 बांग्लादेशी महिलाएं और उनके साथ में एक नाबालिग बच्चा पकड़ा था। उनके पास कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जिसमें 2 बांग्लादेशी पासपोर्ट भी थे और एक इंडियन पासपोर्ट था। जब इन दस्तावेजों की जांच हुई तो ये मालूम चला कि इन दस्तावेजों को बनवाने में लवकेश बजाज का हाथ है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया था और उसको 15 दिन तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। तो लवकेश के खिलाफ लगातार जो आपराधिक मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और